हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सत्यजीत राय द्वारा रचित सहपाठी कहानी को लेकर उपस्थित हूँ। सत्यजीत राय के जीवन और कृतित्व से संबंधित मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि सहपाठी कहानी को मैं 2 भागों में पढ़ाऊंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंतर्गत पेज 37 से लेकर पेज 41 तक की कथा को मैं समझाऊंगी और पार्ट 2 के अंतर्गत 42 पेज से लेकर अंतिम पेज तक पूरी कहानी आपको समझा दी जाएगी। तो पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है आपकी इस कहानी से भी पूछे जाएंगे। इस पाठ से संबंधित MCQ के उत्तर को देने के लिए आपको पूरे कहानी को अच्छी तरह से समझना अत्यंत आवश्यक है। इस कहानी के सारांश को मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगी। पहले कहानी की प्रत्येक पंक्ति को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। सत्यजीत राय की जो कहानी है, इस कहानी का क्या शीर्षक है? कहानी का शीर्षक है सहपाठी। सहपाठी किसे कहते हैं? सहपाठी कहते हैं साथ साथ पढ़ने लिखने वाला। जैसे कि आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं तो वे सभी आपके सहपाठी हैं। इसमें से ही कोई आपके खास मित्र होंगे, कोई ऐसा भी होगा जिससे आपने कभी बात ही ना की हो। तो साथ साथ पढ़ने वाला ही सहपाठी कहलाता है। तो सहपाठी कहानी में 2 सहपाठी की कहानी है। पहला मोहित सरकार और दूसरा जयदेव बोस। ये दोनों साथ साथ बालीगंज के स्कूल में पढ़ते थे। दोनों ने एक साथ स्कूल को कंप्लीट किया और स्कूली शिक्षा के बाद वे दोनों अलग हो गए। मोहित सरकार के पिता नामी वकील थे, वे रईस घर का बेटा था, इसलिए उसकी पढ़ाई लिखाई कॉलेज में हुई। फिर वह एक कंपनी में अफसर के पद पर नौकरी करने लगा। जयदेव बोस का उसके बाद क्या हुआ हम कहानी में जानेंगे, क्योंकि कहानी का आरंभ जो होता है वह है बालीगंज स्कूल की शिक्षा के समाप्त होने के 30 वर्ष बाद की घटना से, जब मोहित सरकार एक कंपनी में अफसर के पद पर नौकरी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कहानी का आरंभ कहाँ से और कैसे हुआ। देखिए, अभी सुबह के 9:15 बजे हैं। मोहित सरकार ने गले में टाई का फंदा डाला ही था कि उसकी पत्नी अरुणा कमरे में आई और बोली, तुम्हारा फोन? अब अभी कौन फोन कर सकता है भला? मोहित का ठीक 9:30 बजे दफ्तर जाने का नियम रहा है। अब घर से दफ्तर निकलते वक्त तुम्हारा फोन सुनकर स्वभावतः मोहित की त्योरियां चढ़ गई। तो समय है सुबह के 9:15 बजे और मोहित सरकार के घर में फोन की घंटी बजती है और फोन को रिसीव करने वाला कौन है? मोहित सरकार की पत्नी अरुणा। और अरुणा फोन रिसीव करके मोहित सरकार से कहती है कि मोहित का फोन है। और यह सुनकर ही मोहित जो है थोड़ा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे दफ्तर जाने में देर हो रही है, क्योंकि उसके दफ्तर जाने का समय है 9:30 बजे। लेकिन अभी कितने बज रहे हैं? 9:15 बजे। इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, गुस्से में भर जाता है और सोचता पता नहीं किसने फोन किया। अरुणा ने बताया वह कभी तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में? अच्छा, नाम बताया? उसने कहा जय नाम बताने पर ही वह समझ जाएगा। तो मोहित सरकार को समझ में नहीं आता है कि किसका फोन है। तो अरुणा बताती है उसे कि तुम्हारे स्कूल में वह कभी पढ़ता था और उसने अपना नाम क्या बताया है? जय। और उसने यह भी कहा है कि जय नाम बताने से मोहित सरकार उसे पहचान जाएगा। मोहित सरकार ने कोई 30 साल पहले स्कूल छोड़ा होगा। उसकी क्लास में 40 लड़के रहे होंगे। अगर वह बड़े ध्यान से सोचे भी तो ज्यादा से ज्यादा 20 साथियों के नाम याद कर सकता है और इसके साथ उनका चेहरा भी। तो मोहित सरकार परेशान हो जाता है, क्योंकि एक क्लास में 1-2 बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं। ठीक इसी तरह से मोहित सरकार के क्लास में भी 40 लड़के थे। अब इन 40 लड़कों का नाम और चेहरा याद रखना बड़ा कठिन काम है। अगर वह इस वक्त याद भी करे तो कम से कम 20 लड़कों का नाम और चेहरा याद आ सकता है। सौभाग्य से जय या जयदेव के नाम और चेहरे की याद अब भी उसे है, लेकिन वह क्लास के सबसे अच्छे लड़कों में एक था। इत्तेफाक से मोहित सरकार को जय नाम के लड़के का नाम याद है। क्यों? क्योंकि वह क्लास के अच्छे लड़कों में एक था। गोरा सुंदर सा चेहरा, पढ़ने लिखने में होशियार, खेल कूद में भी आगे, हाई जंप में अव्वल। कभी कभी वह ताश के खेल भी दिखाया करता और हाँ, कैसे बियांका की आवृत्ति में उसने कोई पदक भी जीता था। स्कूल से निकलने के बाद मोहित ने उसके बारे में कोई खोज खबर नहीं ली। तो जय नाम का जो लड़का है उसका चेहरा और नाम मोहित सरकार को याद है। क्यों याद है? क्योंकि वह क्लास में पढ़ने में काफी तेज था, पढ़ाई लिखाई में अव्वल, खेल कूद में होशियार, हाई जंप में अव्वल। इसके साथ साथ वह ताश का खेल भी दिखाता था।
साथ ही आवृत्ति में उसने पदक भी जीता था। परंतु स्कूल की शिक्षा समाप्त होने के बाद मोहित सरकार ने उसकी कोई खोज खबर नहीं ली। कहने का तात्पर्य यह है कि सब अपने अपने रास्ते में आगे निकल गए। लेकिन आज इतने सालों के बाद अपनी दोस्ती के बावजूद और कभी अपने सहपाठी रहे इस आदमी के बारे में कोई खास लगाव महसूस नहीं कर रहा था। लेकिन आज इतने दिनों के बाद जब जयदेव का फोन आता है तो मोहित सरकार को उसके प्रति कोई विशेष लगाव या आकर्षण कुछ महसूस नहीं होता है, वह सामान्य सा रहता है। खैर, मोहित ने फोन का रिसीवर पकड़ा। हेलो, कौन? मोहित, मुझे पहचान रहे हो भाई? मैं वही तुम्हारा जयदेव बोस, बालीगंज स्कूल का सहपाठी। तो अरुणा के कहने पर मोहित क्या करता है, फोन का रिसीवर पकड़ता है और बात करना शुरू करता है। तो दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वह अपना नाम बताता है, जयदेव बोस, और कहता है कि वह बालीगंज स्कूल का सहपाठी है। भाई, अब आवाज से तो पहचान नहीं रहा हूं, चेहरा जरूर याद है, बात क्या है? तो मोहित जवाब देता है कि आज इतने दिनों के बाद मैं तुम्हारी आवाज को तो नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि तुम उम्र से काफी बड़े हो गए हो। तुम्हारी उम्र जो स्कूल में थी उससे अब ज्यादा उम्र के हो गए हो, लेकिन तुम्हारा जो स्कूल का जो चेहरा था वो मुझे अब भी याद है। तुम तो अब बड़े अफसर हो गए हो भाई, मेरा नाम तुम्हें अब तक याद रहा, यही बहुत है। तो जयदेव यह बात कहता है कि मोहित तो अब बहुत बड़ा अफसर हो गया है, लेकिन उसने अपने मित्र का नाम याद रखा, यही बहुत बड़ी बात है। अरे यह सब छोड़ो, बताओ बात क्या है? बस यूं ही थोड़ी जरूरत थी, एक बार मिलना चाहता हूं तुमसे। मोहित कहता है, कब? तो बातचीत के दौरान यह पता चलता है कि जयदेव बोस जो है वह मोहित सरकार से मिलना चाहता है किसी काम के सिलसिले में, और मोहित पूछता है कि वह कब मिलना चाहेगा। तुम जब कहो, लेकिन थोड़ी जल्दी हो तो अच्छा। तो जयदेव कहता है, जब मोहित सरकार चाहे तभी वह उससे मिलना चाहेगा, लेकिन थोड़ा जल्दी हो तो ज्यादा अच्छा है। तो फिर आज ही मिलो, मैं शाम को 6 बजे घर आ जाता हूँ, तुम 7 बजे आ जाओगे। तो मोहित सरकार कहता है, आज शाम ही मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि मैं दफ्तर से शाम 6 बजे तक घर आ जाता हूँ, इसलिए वह 7 बजे का समय देता है। क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। अच्छा, तो धन्यवाद, तभी सारी बातें होंगी। अभी हाल में ही खरीदी हुई आसमानी रंग की कार में दफ्तर जाते हुए मोहित सरकार ने स्कूल में घटी कुछ घटनाओं को याद करने की कोशिश की। अब जो है मोहित सरकार अपने दफ्तर के लिए निकल पड़ता है अपने कार से। वह कार कैसे रंग की है? आसमानी रंग की है। और अपने स्कूली जीवन को याद करने की कोशिश करता है। तो क्या याद आता है? हेडमास्टर गिरीन्द्र सुर की पैनी नजर, बेहद गंभीर स्वभाव के बावजूद स्कूल दिन भी सचमुच ऐसी कैसी खुशियों से भरे दिन थे। मोहित खुद भी एक अच्छा विद्यार्थी था। शंकर, मोहित, जयदेव, इन तीनों में ही प्रतिद्वंदिता चलती रहती। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर इन्हीं तीनों की बारी बारी कब्जा रहता। छठी से लेकर मोहित सरकार और जयदेव बोस एक साथ ही पढ़ते रहते। कई बार एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ाई की थी। फुटबॉल में भी दोनों का बराबरी का स्थान था। मोहित राइट इन खिलाड़ी था तो जयदेव राइट आउट। तो इस तरह से मोहित सरकार जो है अपने स्कूली जीवन को याद करता है, अपने हेडमास्टर को याद करता है, उनकी पैनी नजर को याद करता है, और अपने सहपाठी को भी याद करता है। वे दोनों किस तरह से साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ खेला करते थे। तब मोहित को जान पड़ता कि यह दोस्ती आज की नहीं, युगों की है। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। मोहित के पिता एक रईस आदमी थे, कलकत्ता के नामी वकील। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद मोहित का दाखिला अच्छे से कॉलेज में हो गया था, और यहाँ की पढ़ाई समाप्त हो जाने के 2 साल बाद ही उसकी नियुक्ति एक बड़ी कारोबारी कंपनी के अफसर के रूप में हो गई। जयदेव किसी दूसरे शहर में किसी कॉलेज में भर्ती हो गया था। दरअसल उसके पिताजी की नौकरी बदली वाली थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि कॉलेज में जाने के बाद मोहित ने जयदेव की कमी को कभी महसूस नहीं किया। उसकी जगह कॉलेज के एक दूसरे दोस्त ने ले ली। बाद में यह दोस्त भी बदल गया। जब कॉलेज जीवन भी पूरा हो जाने के बाद मोहित की नौकरी वाली जिंदगी शुरू हो गई। मोहित अपनी दफ्तरी दुनिया में 4 बड़े अफसरों में से एक है, और उसके सबसे अच्छे दोस्तों में उसका ही एक सहकर्मी है। स्कूल के साथियों में एक प्रज्ञान सेनगुप्त तो है, लेकिन स्कूल की यादों में प्रज्ञान की कोई जगह नहीं है। लेकिन जयदेव, जिसके साथ पिछले 30 सालों से मुलाकात तक नहीं हुई है, उसकी यादों ने अपनी काफी जगह बना रखी है। मोहित ने उन पुरानी बातों को याद करते हुए इस बात की सच्चाई को बड़ी गहराई से महसूस किया। तो स्कूली जीवन में दोनों साथ साथ पढ़े, मोहित सरकार और जयदेव बोस। इसके बाद क्या घटना घटती है कि मोहित सरकार जो है एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसके पिता रईस थे, नामी वकील थे, उसके पास अच्छा खासा पैसा था। लेकिन जयदेव
किसी दूसरे शहर चला जाता है, क्योंकि उसके पिता की नौकरी जो क्या थी, बदली वाली थी। यानी उनकी नौकरी में क्या था, ट्रांसफर था, यानी एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता था। इसलिए मोहित सरकार की कभी भी जयदेव से कभी मुलाकात नहीं होती है। मोहित सरकार अपनी पढ़ाई लिखाई समाप्त करने के बाद एक अच्छी कंपनी में अफसर के पद पर नियुक्त हो जाता है। लेकिन आज वह महसूस करता है कि जयदेव बोस के साथ भले ही वो 30 सालों से ना मिला हो, लेकिन उसके दिमाग में, उसके हृदय में उसके लिए अच्छी खासी यादें बची हुई हैं। तो जयदेव बोस जो कभी मोहित सरकार का मित्र हुआ करता था, लेकिन आज वह उसका मित्र नहीं है। उस स्थान को किसने ले लिया है, उसके ऑफिस के एक सहकर्मी ने। मोहित का दफ्तर सेंट्रल एवेन्यू में है। चौरंगी और सुरेंद्र बनर्जी रोड के मोड़ पर पहुंचते ही गाड़ियों की भीड़, बसों के हॉर्न और धुएं से मोहित सरकार की यादों की दुनिया ढह गई और वह सामने खड़ी दुनिया के सामने था। अपनी कलाई घड़ी पर नजर दौड़ाते हुए वह समझ गया कि आज 3 मिनट देर से दफ्तर पहुंच रहा है। तो मोहित सरकार अपने दफ्तर जब पहुंचता है तो अपनी घड़ी को देखता है, तो देखता है आज 3 मिनट लेट हो गया। यानी यहाँ पर लेखक ने बताना चाहा है कि मोहित सरकार जो है समय का अत्यंत पाबंद है और उसका दफ्तर कहाँ है, सेंट्रल एवेन्यू में। दफ्तर का काम निपटा कर रोहित जब ली रोड स्थित अपने घर पहुंचा तो बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल के बारे में उसके मन में रत्ती भर याद नहीं बची थी। यहाँ तक कि वह सुबह टेलीफोन पर हुई बातों के बारे में भी भूल चुका था। उसे इस बात की याद तब आई जब उसका नौकर विपिन ड्राइंग रूम में आया और उसने उसके हाथों में एक पुर्जा थमाया। यह किसी लेखन पुस्तिका से फाड़ा गया पन्ना था, मोड़ा हुआ। इस पर अंग्रेजी में लिखा था, जयदेव बोस एज पर अपॉइंटमेंट। रेडियो पर बीबीसी से आ रही खबरों को सुनना बंद कर मोहित ने विपिन को कहा, उसे अंदर आने को कहो। तो जब अपना ऑफिस का काम निपटा कर मोहित अपने घर पहुंचता है तो वह इस बात को भूल ही गया था कि आज उसके घर उसके स्कूल का जो मित्र है यानी सहपाठी जयदेव बोस आने वाला है। और इस बात की कब याद आती है, जब उसका नौकर विपिन ड्राइंग रूम में एक पुर्जा लाकर उसके हाथ में देता है जिसमें जयदेव बोस ने अपने आने की खबर लिखी है। और यह सुनते ही वह विपिन से कहता है कि उसे अंदर आने को कहो। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि इस कहानी में बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख है। इन छोटी छोटी घटनाओं को आपको जानना अत्यंत जरूरी है। उदाहरण के लिए जैसे कि फोन की घंटी कब बजी, उसका उत्तर है सुबह के 9:15 बजे। फोन किसने उठाया, मोहित सरकार की पत्नी अरुणा ने। फोन करने वाला कौन है, जयदेव बोस। तो मोहित सरकार और जयदेव बोस किस स्कूल में पढ़ते थे, बालीगंज स्कूल में। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि एमसीक्यू में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह ऐसे ही छोटी छोटी घटनाओं, छोटे छोटे प्रसंगों पर आधारित होते हैं जिसे आपको याद रखना होगा। लेकिन उसने दूसरे ही पल यह महसूस किया कि जय इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आ रहा है, उसके नाश्ते के लिए कुछ मंगा लेना चाहिए था। दफ्तर से लौटते हुए पार्क स्ट्रीट से वह बड़े आराम से केक या पेस्ट्री वगैरह कुछ भी ला सकता था, लेकिन उसे जय के आने की बात याद ही नहीं रही। पता नहीं उसकी घरवाली ने इस बारे में कोई इंतजाम कर रखा है या नहीं। तो यहाँ पर मोहित सरकार यह सोचता है कि उसे तो याद ही नहीं था कि जय उसके घर आज आने वाला है, अन्यथा वह क्या करता, उसके नाश्ते के लिए कुछ खरीद लेता, केक पेस्ट्री वगैरह। जैसा कि हम लोग भी करते हैं कि जब हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके नाश्ते का इंतजाम करते हैं। पहले से मिठाई हो, समोसा हो, कुछ भी हम लोग खरीद कर रखते हैं। तो यही सोच मोहित सरकार में भी देख रहे हैं कि वह भी अपने मित्र के स्वागत के लिए यह सोचता है कि उसके नाश्ते वगैरह का इंतजाम कर लेना शायद ज़्यादा अच्छा होता। पता नहीं इंतजाम उसकी पत्नी ने किया भी है या नहीं किया है। पहचान रहे हो, यह कहने वाला कौन है, जय। यानी जय ड्राइंग रूम में प्रवेश किया है और कहता है कि मुझे पहचान रहे हो। इस सवाल को सुनकर और इसके बोलने वाले की ओर देखकर मोहित सरकार की मनोदशा कुछ ऐसी हो गई कि बैठक वाले कमरे की सीढ़ी पार करने के बाद भी उसने नीचे की ओर एक कदम और बढ़ा दिया था, जबकि वहां कोई सीढ़ी नहीं थी। लेकिन जयदेव को देखकर मोहित हैरान रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और जो बैठक की जो सीढ़ी है वहां तक वो पैर बढ़ा देता है जहां पर सीढ़ी नहीं है। कमरे की चौखट पार करने के बाद जो सज्जन अंदर दाखिल हुए थे उन्होंने एक ढीली ढाली सूती पतलून पहन रखी थी। तो यहाँ पर लेखक ने जयदेव बोस के वेशभूषा के बारे में बताया है। व्यक्ति मोहित सरकार के घर आया है यानी जयदेव बोस, उसकी वेशभूषा कैसी है, तो उसने ढीली ढाली पतलून पहन रखी है।
इसके ऊपर एक घटिया छापे वाली सूती कमीज। दोनों पर कभी इस्त्री की गई हो ऐसा नहीं जान पड़ता है। कमीज की कॉलर से जो सूरत झांक रही थी, उसे देखकर मोहित अपनी याद में बसे जयदेव से उसका कोई तालमेल नहीं बिठा सका। आने वाले का चेहरा सूखा, गाल पिचके, आंखें धंसी, देह का रंग धूप में तप तप कर काला पड़ गया था। इस चेहरे पर 3-4 दिनों की कच्ची पक्की मूछें उगी थी। माथे के ऊपर एक मस्सा और कनपट्टियों पर बेतरतीब ढंग से फैले ढेर सारे पके हुए बाल। लेकिन जयदेव बोस को देखकर मोहित अपने बचपन के मित्र, अपने सहपाठी जयदेव के चेहरे के साथ किसी तरह से तालमेल नहीं बैठा सक रहा है। जिस जयदेव को वह जानता है उसके बारे में क्या बताया था? वह देखने में गोरा था, पढ़ने लिखने में काफी होशियार, खेल कूद में काफी तेज था। लेकिन आज जो जयदेव उसके सामने है, उसकी वेशभूषा को देखकर मोहित हैरान रह गया। वह किसी तरह से इस सामने खड़े व्यक्ति के साथ अपने बचपन के मित्र का चेहरा को मिला नहीं पाता है। वह आश्चर्य में पड़ जाता है। उस आदमी ने यह सवाल झूठी हंसी के साथ पूछा था। उसकी दांतों की कतार भी मोहित को दिख पड़ी। पान खा खा कर सड़ गए ऐसे दांतों के साथ हंसने वाले को सबसे पहला अपना मुंह हथेली से ढांप लेना चाहिए था। तो जयदेव बोस ने एक झूठी हंसी के साथ यह बात कही थी और हंसते ही उसके पान खाए हुए सड़े हुए दांत जो है दिखाई देते हैं, जिसे देखकर मोहित परेशान हो जाता है और सोचता है कि जिसकी दांत इतनी खराब हो उस व्यक्ति को हंसने से पहले अपने दांत को अपने हथेली से ढक लेना चाहिए था। काफी बदल गया हूं ना, बैठो। तो मोहित सरकार उसे बैठने कहता है। मोहित अब तक खड़ा था। सामने वाले सोफे पर उसके बैठ जाने के बाद मोहित भी अपनी जगह पर बैठ गया। मोहित के विद्यार्थी जीवन की तस्वीर उसके एल्बम में पड़ी है। उस तस्वीर में 14 साल के मोहित के साथ आज के मोहित को पहचान पाना बहुत मुश्किल नहीं है। तो फिर सामने बैठे जय को पहचान पाना इतना कठिन क्यों हो रहा है? सिर्फ 30 सालों में क्या चेहरे में इतना बदलाव आ जाता है? मोहित सरकार सचमुच में परेशान। वह किसी तरह से अपने बचपन के मित्र के चेहरे के साथ इसका चेहरा मिला नहीं पा रहा है और वह सोचता है कि 30 साल में किसी व्यक्ति का इतना चेहरा बदल सकता है। तुम्हें पहचान पाने में कोई मुश्किल नहीं हो रही है। रास्ते पर भी देख लेता तो पहचान जाता। भला आदमी आते ही शुरू हो गया था। दरअसल मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ सा टूट पड़ा है। कॉलेज में ही था कि पिताजी गुजर गए। मैं पढ़ना लिखना छोड़कर नौकरी की तलाश में भटकता रहा और बाकी तुम्हें पता ही है, अच्छी किस्मत और सिफारिश न हो तो आज के जमाने में हम जैसे लोगों के लिए। तो जयदेव बोस जो है मोहित सरकार से कहता है कि तुम्हें तो पहचानने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अगर तुम्हें रास्ते में भी देखता तो तुम्हें पहचान लेता, लेकिन मेरी स्थिति कुछ अलग है। मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब है क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तभी मेरे पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद मुझे दर बदर भटकना पड़ा और तुम्हें मालूम ही है कि एक अच्छी नौकरी पाने के लिए अच्छी किस्मत और अच्छी सिफारिश दोनों का होना अत्यंत जरूरी है, जो मेरे पास नहीं था। चाय तो पियोगे? चाय, हाँ लेकिन। मोहित ने विपिन को बुलाकर चाय लाने को कहा। इसके साथ उसे यह सोचकर राहत मिली केक या मिठाई न भी हो तो कोई खास बात नहीं, इसके लिए बिस्कुट ही काफी होगा। फिर मोहित सरकार उसे चाय के लिए पूछता है और विपिन से कहता है कि उसके लिए चाय लाए। यह भी सोचता है कि उसने केक और पेस्ट्री ना भी लाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी जो आर्थिक स्थिति है इस समय इसे बिस्कुट देना ही काफी होगा। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि आज के समाज में लोग किसी की वेशभूषा, किसी के स्टेटस को देखकर उसका स्वागत करते हैं। इस बात का उल्लेख यहाँ मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई साधारण कपड़ा पहनकर आता है तो हम उसे कम महत्व देते हैं। ठीक इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति ताम झाम के साथ आपके सामने उपस्थित होता है तो आप सोचते हैं वाह ये कितना हाई फाई है, इसके साथ तो साधारण ढंग से पेश आना बड़ा मुश्किल होगा, आप उसकी खूब खातिर करते हैं। तो आज के समाज में हम लोगों की ऐसी मानसिकता है, इसी मानसिकता को यहाँ पर दर्शाया गया है। ओह, उस भले आदमी ने कहा, आज दिन भर न जाने कितनी पुरानी बातें याद करता रहा, तुम्हें क्या बताऊं। मोहित का भी कुछ समय ऐसे ही बीता, लेकिन उसने ऐसा कुछ कहा नहीं। तो जयदेव ने बताया कि आज वह बचपन की बातों को याद कर रहा था। तो मोहित सरकार भी तो बचपन की बात याद कर रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। एलसीएम और जीसीएम की बातें याद है, यह बात जयदेव कहता है। तो ये एलसीएम और जीसीएम की याद दिलाता है। तो ये एलसीएम और जीसीएम है क्या? देखिए, मोहित सरकार को इस बारे में पता न था, लेकिन प्रसंग आते ही उसे याद आ गया। एलसीएम यानी पीटी मास्टर लालचंद मुखर्जी और जीसीएम यानी गणित के टीचर गोपेंद्र चंद्र मिति। तो इन्होंने क्या किया था, स्कूली जीवन में अपने पीटी टीचर और गणित के टीचर का नाम को क्या कहता,
संक्षिप्त रूप से वो एलसीएम और जीसीएम करके उन्हें पुकारा करते थे। आजकल भी ऐसा होता है, बच्चे जो है अपने शिक्षक का नाम रख देते हैं, उनके व्यवहार से, उनके पढ़ाने के तरीके से। स्कूल में ही पानी की टंकी के पीछे हम दोनों को जबरदस्ती आसपास खड़ा करके बॉक्स कैमरे से किसी ने हमारी तस्वीर खींची थी, याद है? अपने होठों के कोनों पर एक मीठी मुस्कान चिपका कर मोहित यह जता दिया कि उसे अच्छी तरह याद है। आश्चर्य, ये सब तो सच्ची बातें हैं, और अब भी अगर यह जयदेव ना हो, इतनी बातों के बारे में इसे पता कैसे चला? यहाँ पर लेखक ने बताया है कि आज जो मोहित सरकार के सामने व्यक्ति बैठा है जयदेव बोस नाम से, उस पर मोहित सरकार को संदेह हो रहा है। वह समझ नहीं पा रहा है कि यह सच में जयदेव बोस है भी कि नहीं। इसे इतनी सारी बातें कैसे याद है, वह विश्वास नहीं कर पा रहा है। स्कूली जीवन के 5 साल मेरे जीवन के सबसे अच्छे साल थे, आने वाले ने बताया और फिर अफसोस जताया। वैसे दिन अब दोबारा कभी नहीं आएंगे भाई। तो स्कूली जीवन को याद करते हुए जयदेव बोस बोलता है कि स्कूली जीवन जो है कितना अच्छा जीवन था, और सच में स्कूली जीवन जो है दोबारा नहीं आता है। आप सब भी जो स्कूली जीवन जी रहे हैं, आप स्वयं इस बात को आज नहीं, आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद इस बात को महसूस करेंगे कि सचमुच में स्कूल के जीवन के जैसा कोई अन्य समय होता ही नहीं है। अपने स्कूल में भी जब बच्चे लड़ते झगड़ते हैं तो मैं यही बात उन लोगों से कहती हूँ कि देखो, आज तो तुम लड़ झगड़ रहे हो, लेकिन आज से 30 साल बाद इसी झगड़े को याद करोगे और जिससे झगड़ा किए थे उसको भी याद करोगे। लेकिन तुम तो लगभग मेरी उम्र के हो। मोहित इस बात को कहे बिना नहीं रह पाया। मैं तुमसे कोई 3-4 महीने छोटा ही हूँ। जयदेव बोस को देखकर मोहित सरकार इतना परेशान है, उसे लग रहा है कि मोहित सरकार उम्र से ज्यादा उम्रदार हो गया है। इसलिए वह कहता है कि तुम तो लगता मुझसे छोटे हो। तो जयदेव इस बात में सहमति जताता है। तो फिर तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? तुम तो गंजे हो गए हो। परेशानी और तनाव के सिवा और क्या वजह होगी? आगंतुक ने बताया। हालांकि गंजापन तो हमारे परिवार में पहले से रहा है। मेरे बाप और दादा दोनों गंजे हो गए थे सिर्फ 35 साल की उम्र में। मेरे गाल धस गए हैं हाड़ तोड़ मेहनत की वजह से, और ढंग का खाना कहाँ नसीब होता है। और तुम लोगों की तरह मेज कुर्सी पर बैठकर तो हम लोग काम नहीं करते। पिछले 7 साल से एक कारखाने में काम कर रहा हूँ। इसके बाद मेडिकल सेल्समैन के नाते इधर उधर की भाग दौड़, बीमे की दलाली, इसकी दलाली, उसकी दलाली। किसी एक काम में ठीक से जुटे रहना अपने नसीब में कहाँ है। अपने ही जाल में फंसी मकड़ी की तरह इधर उधर घूमता रहता हूँ। कहते हैं ना, दे धरे का दंड। देखना है यह दे भी कहाँ तक साथ देती है। तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो। तो मोहित सरकार जो है देखता है कि जयदेव बोस गंजा हो गया है, तो वह पूछता है इस बारे में। तो बताता है कि मेरे परिवार में मेरे पिता, मेरे दादाजी सब 35 की उम्र में ही गंजे हो गए थे। और जयदेव बोस की जो आज स्थिति है वह इसलिए है कि उसे काम के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। किसी एक नौकरी में वह स्थिर रूप से काम नहीं कर रहा है, और ठीक तरह से वह खाना भी नहीं खा पाता है। इसलिए उसका चेहरा जो है इस तरह से हो गया है। विपिन चाय ले आया था, चाय के साथ संदेश और समोसा भी। गनीमत है पत्नी ने इस बात का ख्याल रखा था, लेकिन अपने सहपाठी की टूटी फूटी तस्वीर देखकर यह क्या सोच रही होगी इसका अंदाज उसे नहीं हो पाया। तभी विपिन चाय ले आता है और चाय के साथ संदेश और समोसा भी। तो मोहित सरकार को तसल्ली होती है कि उसकी पत्नी ने यह सारी व्यवस्था कर रखी थी। फिर वह सोचता है कि पता नहीं उसकी पत्नी उसके मित्र को देखकर क्या सोच रही होगी। तुम नहीं लोगे? आगंतुक ने पूछा। और आने वाला आगंतुक यानी जयदेव बोस पूछता है मोहित सरकार से कि तुम चाय नहीं लोगे? तो मोहित सरकार क्या कहता है, देखिए। मोहित ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, अभी अभी पी है। तो आगंतुक जयदेव बोस के कहने पर मोहित जवाब देता है कि नहीं, वह चाय नहीं पिएगा क्योंकि उसने अभी तुरंत चाय पी है। संदेश तो ले लो, यह बात भी जय कहता है। तो जयदेव अपने मित्र से कहता है कि चाय नहीं पियोगे तो संदेश ले लो। नहीं, तुम शुरू तो करो। भले आदमी ने समोसा उठाकर मुंह में रखा और इसका एक एक टुकड़ा चबाते हुए बोला, बेटे का इम्तिहान सिर पर है और मेरी परेशानी यह है कि मोहित भाई कि मैं इसके लिए फीस के रुपये कहाँ से जुटाऊं। कुछ समझ में नहीं आता। अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। मोहित समझ गया। इसके आने के पहले ही उसे समझ लेना चाहिए था कि क्या माजरा है। आर्थिक सहायता और इसके लिए प्रार्थना। आखिर यह कितनी रकम की मदद मांगेगा? अगर 20-25 रुपये देने पर भी पिंड छूट सके तो वह खुशकिस्मती ही होगी, और यह मदद नहीं दी गई तो यह बला टल पाएगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। तो इसके बाद जो है
मोहित सरकार को जयदेव बोस बताता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके बच्चे की पढ़ाई का फीस भी उसके पास नहीं है, इसलिए उसे आर्थिक सहायता चाहिए। यह सुनकर के मोहित सरकार सोच में पड़ जाता है कि यदि 20-25 रुपये दे करके अगर यह मुसीबत टल सकती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वह नहीं दे तो यह बला टलेगी भी कि नहीं, उसमें संदेह है। पता है मेरा बेटा होशियार है, अगर उसे अभी यह मदद नहीं मिली तो उसकी पढ़ाई बीच में रुक जाएगी। मैं जब जब इस बारे में सोचता हूँ तो मेरे रातों की नींद हराम हो जाती है। जयदेव बोस मोहित सरकार से कहता है कि उसका बेटा पढ़ने लिखने में काफी होशियार है, और यदि उसे सही समय पर उसके स्कूल की फीस ना दी जाए तो उसकी पढ़ाई बीच में रुक जाएगी, और इस बात की उसे काफी चिंता है। प्लेट से दूसरा समोसा उड़ चुका था। मोहित ने मौका पाकर किशोर जयदेव के चेहरे से इस आगंतुक के चेहरे को मिलाकर देखा, और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि उस बालक के साथ इस अधेड़ आदमी का कहीं कोई मेल नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मोहित सरकार जब जयदेव बोस को अपने सामने देखता है 30 साल बाद, तो उसे किसी तरह से यह विश्वास नहीं हो पाता है कि वह उसके बचपन का मित्र है, और अब वह पूरी तरह से विश्वास कर लेता है कि यह सामने वाला जो है ये जयदेव बोस नहीं है, क्योंकि इसका चेहरा किसी तरह से उसके स्कूल के मित्र के साथ नहीं मेल खाता है। इसलिए कह रहा था कि चाय की चुस्की भरते आगंतुक ने आगे कहा, अगर तुम 100-150 रुपये अपने इस पुराने दोस्त को दे सको तो। और जयदेव बोस जो है 100-150 रुपये की मांग करता है। किससे? मोहित सरकार से। तो मोहित सरकार क्या कहता है? वेरी सॉरी। क्या? मोहित ने मन ही मन यह सोच रखा था कि अगर बात रुपये पैसे पर आई तो वह एकदम ना कर देगा, लेकिन अब जाकर उसे लगा कि इतनी रुखाई से मना करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए अपनी गलती की मरम्मत करते हुए उसने बड़ी नरमी से कहा, सॉरी भाई, अभी मेरे पास कैश रुपये नहीं है। तो जब जयदेव बोस उससे 150-200 रुपया मांगता है तो वह उसे ना कह देता है। फिर उसे लगता है कि नहीं, मुझे ऐसे सीधे सीधे नहीं कहना चाहिए, तो वह कहता है कि अभी मेरे पास रुपये कैश में नहीं है, मैं कल आ सकता हूँ। तो जयदेव बोस उसे आगामी कल रुपये देने की बात कहता है। मैं कलकत्ता के बाहर रहूंगा, 3 दिनों के बाद लौटूंगा, तुम रविवार को आओ। तो मोहित सरकार उसे कहता है कि मैं अगले 3 दिन नहीं रहूंगा कलकत्ता में, तो तुम रविवार के दिन आओ। रविवार को? आगंतुक थोड़ी देर तक चुप रहा। मोहित ने भी मन ही मन कुछ ठान लिया था, यह वही जयदेव है, इसका कोई प्रमाण नहीं। कलकत्ता के लोग एक दूसरे को ठगने के ही 1000 तरीके जान गए हैं। किसी के पास से 30 साल पहले के बालीगंज स्कूल की कुछ घटनाओं के बारे में जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं था, वही सही। तो ऐसे ही मोहित सरकार को संदेह हो रहा था उस आगंतुक को देखकर, जो अपना नाम जयदेव बोस बता रहा था, और उसे यकीन हो गया कि सामने वाला ठग भी हो सकता है, क्योंकि कलकत्ता में ऐसे हजारों ठग हैं जो कुछ घटनाओं की जानकारी कहीं से प्राप्त कर लेते हैं और उन घटनाओं को बताकर ही सामने वाले को ठगते हैं। मैं रविवार को कितने बजे आ जाऊं? सवेरे सवेरे ही ठीक रहेगा। तो जयदेव बोस कहता है कि रविवार को कितने बजे आए? तो मोहित सरकार कहता है कि सवेरे ही आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने सहपाठी कहानी को जिस तरह से समझाया है यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई होगी तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।